लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सीपीसी का ऑर्डर 6, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर 7। जनरल प्लीडिंग हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था जनरल प्लीडिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, मींस ऑर्डर 7। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। और मैंने कल ग्रुप पर, दोनों ग्रुप पर सीपीसी का हिंदी में बैरिक शेयर किया है। प्रवीण, अजय, जो लोग भी एलएलबी थर्ड सेम के स्टूडेंट से सुन लीजिए, आप सभी लोगों से मैंने कल ग्रुप पर पीडीएफ शेयर किया है सीपीसी का हिंदी बैरिक है वो। तो आप लोग प्लीज जब भी आप पढ़ते हैं या क्लासेस चल रही होती है उस टाइम पर आप उसको ओपन कर लिया करें। तो आप लोग जब भी पढ़ते हैं, आपके लेक्चर्स होते हैं उस टाइम पर आप उसको ओपन करके रखिए, तो आप लोगों को क्लियर होगा कि हम लोग एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं। जैसे आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जनरल प्लीडिंग। जनरल प्लीडिंग मीन्स साधारण अभिवचन, है ना। अब ऑर्डर 7 जो आपका है वो प्लान्ड मीन्स जो सूट होता है, वाद पत्र जिसे बोला जाता है। जैसे प्लीडिंग ये था कि अगर कोई वाद पत्र में पहले से लेके लास्ट तक क्या चीजें मेंशन होती हैं, और उसी के साथ उसी से रिलेटेड जब रिटन स्टेटमेंट डिपेंडेंट हमें देता है, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट मिलकर बनता है जनरल प्लीडिंग, जिसमें कि डिपेंडेंट के और प्लांटिफ के, वादी के और प्रतिवादी के, दोनों के जो सूट और डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर्स हैं वो उसमें मेंशन होते हैं। इसी तरह वाद पत्र की अगर हम बात करें कि प्लांट क्या होता है, तो प्लांट डेफिनेटली सिर्फ एक ही पार्ट से हम लोग इसको कंसीडर करेंगे और वो होगा हमारा प्लांटिफ, मतलब वादी के द्वारा जो वाद पत्र पेश किया जाता है, या जिसे न्यायालय में, जो न्यायालय से किसी भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट के लिए, किसी राइट के लिए या किसी और चीज के लिए रिलीफ, अनुतोष की डिमांड करता है, वो होता है प्लांट। प्लांट इज डिफाइंड इन अंडर ऑर्डर 7 of CPC. Rule 8 to 1 to 8 of order relate to particulars in a plant. Rule 9 lays down procedure on plant being admitted, whereas rules 10 to 10b provide for the return of plant and appearance of parties. Rule 11 to 13 deal with the rejection of plant. अब मान लीजिए कि कोई वाद पत्र है, उस वाद पत्र को जब पेश किया जाता है तो पहली चीज एक, क्या वो एडमिट करने या उसके एक्सेप्ट करने के लायक है या नहीं, फिर किस कंडीशन में वाद पत्र को लौटा दिया जाएगा। तो आप लोगों को अगर याद हो तो सेक्शन 10 हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 10 पढ़ा था, 11 पढ़ा था, अगर किसी को भी याद हो, रेस जुडिकेटा और रेस जुडाइस, जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया गया है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें वाद पत्र लौटा दिया जाता है ना। इसी तरह कि पार्टीज के अपीयरेंस पे क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, और रूल नंबर 11 to 13 डील विद रिजेक्शन ऑफ प्लांट। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे मैंने बोला सेक्शन 11, अगर सेक्शन 11 अगर एप्लीकेबल होगा तो कई मामलों में उस प्लांट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस तरह अगर कोई वाद पत्र ऑर्डर 7 में, और जनरली जब भी हम कोई सिविल सूट कोर्ट में फाइल करते हैं तो उसके ऊपर मेंशन किया जाता है कि इसे आदेश 7 में बनाया गया है, इतना उसके ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि जब हम लिखते हैं ना, प्लांट को हम बनाते हैं, उसका ड्राफ्टिंग होता है, तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है कोर्ट का नाम, कोर्ट के नाम के बाद फिर लिखा जाता है वादी प्रतिवादी का नाम, और उसी के बाद मेंशन किया जाता है कि किस एक्ट के किस सेक्शन में या सीपीसी के किस ऑर्डर में इसे मेंशन किया गया है। तो जैसे कि अगर हम जनरल प्लांट फाइल करते हैं तो उसमें मेंशन किया जाता है कि ऑर्डर 7 में हमने ये फाइल किया है। A plant is a legal document which contains the written statement of the plaintiff's claim. एक वादी उस लीगल डॉक्यूमेंट में क्या क्लेम करता है ये उस प्लांट में मेंशन किया जाता है। A plant is the first step towards the intention of a suit. It can be said to be statement of claim, a document by the presentation of which suit is instituted. हम कोर्ट से क्या रिलीफ चाहते हैं, क्या डिस्प्यूट से, किस राइट की डिमांड कर रहे हैं, किस तरह का डिक्लेरेशन चाह रहे हैं, वो सारी चीजें अभी हम लोगों ने जब जनरल सिविल सूट के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में जब हमने पढ़ा था तो आप लोगों को बताया भी गया था कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी डिमांड ओरली हर कहीं रख दें, है ना। जैसे कि कलेक्टरेट में जन सुनवाई होता है, वहां पर कई लोग ओरली अपना प्रॉब्लम रखते हैं, तो क्या सिविल कोर्ट में ये चीजें पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए अब अगर हमारी कोई नीड है, हमारी कोई डिमांड है, हम किसी तरह का अनुतोष चाहते हैं,
कि कोर्ट से किसी तरह का रिलीफ चाहते हैं, तो उस रिलीफ के लिए अभी हम क्या करेंगे कि एक सारे के सारे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन करेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ चीज़ों को बताया जाएगा कि यहाँ पर किस किस तरह का रिलीफ हम लोग चाहते हैं। और ये इट इज रीडिंग ऑफ द प्लांटिव, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो प्लांट है वो क्लियरली किससे रिलेट करता है, प्लांटिव से करता है। हिंदी में मैंने यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन की हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा बेयर एक्ट शेयर किया है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं दोनों चीजें एज इट इज मेंशन कर पाऊँ पीपीटी में। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपना बेयर एक्ट हमेशा लेकर बैठा करिए। जैसे कि आदेश 7 में क्या क्या बोला गया है, उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लगाया गया है, वादी का नाम, उसका वर्णन, निवास स्थान, जहां तक अभिनिश्चित किए जा सके परिवादी का नाम। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम कहीं पर प्लांटिव और डिपेंडेंट का नाम मेंशन नहीं करते हैं तो डिपेंडेंट को समन्स ही तामील कैसे होंगे, है ना, जैसे कि कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर जहां पर वादी या परिवादी विकृत चित्त हो वहां उस भाव का कथन। अब अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है तो उसके बारे में, या माइनर है तो भी वो मेंशन करना होगा, जो भी उसका कैटेगरी है, एज, एड्रेस, एवरीथिंग मेंशन किया जाना जरूरी है। फिर ये तथ्य जिसमें वाद हेतु गठित किया गया है। अब आपके कॉज ऑफ एक्शन और सब्जेक्ट मैटर क्या है वो, फिर यह निश्चित करने के लिए कि किस न्यायालय की आधिकारिकता है। अब तक आई थिंक कि सभी लोगों को रट चुका होगा कि प्लांटिव, जब हम किसी भी तरह का सूट फाइल करते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट मैटर, पार्टीज के नाम, कॉज ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। देन वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है, क्या रिलीफ आपको कोर्ट से चाहिए, ये रिलीफ यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है। लास्ट में एक प्रेयर की जाती है, जब हम पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग करते हैं तो लास्ट में हम मेंशन करते हैं कि यहाँ पर हम कोर्ट से इस प्रेयर की डिमांड करते हैं। आप पूरा 50 पेज का कोई प्लांट बनाते हैं, अगर आप उसमें यहाँ पर लास्ट में वो प्रेयर मेंशन नहीं करते हैं तो यहाँ ये चीजें क्लियर नहीं होंगी कि आप कोर्ट से आखिर रिलीफ क्या चाहते हैं या किस तरह का अनुतोष चाहते हैं। फिर जहां वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है वहां पर ये एक अलग शब्द है, मींस ये मैं आपको जब हम ऑर्डर ऐड पढ़ेंगे तब पर्टिकुलर इस वर्ड को समझाऊंगी उसी के साथ। फिर अधिकारिकता के लिए न्यायालय की फीस, उसके जो भी खर्चे हैं, इंटरेस्ट अगर लेना है तो इंटरेस्ट से रिलेटेड क्लेम आपने कितने का किया है वो, और उसी के साथ वो सारी चीजें जैसे कि कोर्ट फीस कितनी लगेगी वो सारा। द नेम, सेम चीजें वही है, द नेम ऑफ द पर्टिकुलर कोर्ट वेयर द सूट इज ब्रॉट, द नेम, प्लेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांटिव, रेसिडेंस, द नेम, ये रूल नंबर भी सारे डले हुए हैं, प्लीज आप लोग रीड करिएगा इसे। द नेम, प्लेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिपेंडेंट रेसिडेंस, a statement of unsoundness of mind or minorities in case of the plaintiff or the defendant belong to either of the categories, the facts that led the cause of action, jurisdiction of the court. इसी तरह a statement of the value of the subject matter, it is necessary to mention the subject matter of the suit and the relief claimed by the plaintiff simply on the alternative, जिस तरह का रिलीफ कोर्ट से मांगा गया है वो रिलीफ, और where the plaintiff has allowed a set off होता है जैसे कि प्रतिदावा। ऑर्डर 8 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को क्लियर होगा कि जब प्रतिदावे के बारे में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये वो पोर्शन है जो उसमें मेंशन किया जाएगा। फिर where the plaintiff has allowed the set off, where the suit is for recovery of money, जितने अमाउंट के लिए रिकवरी का सिविल सूट फाइल किया गया है उसका अमाउंट मेंशन किया जाना जरूरी है, विद इंटरेस्ट की कितना क्लेम आप करते हैं और किस तरह का रिलीफ आप कोर्ट से चाहते हैं। जहां पर मेंस प्रॉफिट, जो कि आपका इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट में इंक्लूड किया गया है कि मेंस प्रॉफिट अगर कहीं पर है, अंतःकालीन लाभ जिसे कहा जाता है, अगर वो कहीं पर है, मूवेबल प्रॉपर्टी में कहीं कोई पोजीशन है, डिपेंडेंट के ऊपर किसी तरह का डेब्ट है, तो उस कंडीशन में उसे भी मेंशन किया जाएगा कि अप्रोक्सीमेट कितना अमाउंट आप इस मेंस प्रॉफिट से रिलेटेड चाहते हैं। फिर वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई, जिस भी डिस्प्यूटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में अगर केस फाइल किया गया है तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, इवन चारों दिशाएं उसमें मेंशन की जाएंगी हर एक पार्ट पर कि इस तरफ से इतना है, क्या साइज है, ताकि उसे प्रॉपर आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी बाउंड्री, सर्वे नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग उसमें मेंशन किया जाएगा।
फिर द इंटरेस्ट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द डिपेंडेंट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, किस तरह की लाइबिलिटीज और क्यों आपका डिपेंडेंट यहाँ लायबल है उन चीजों को देने के लिए, और किस तरह का अनुतोष आप वहां पर चाहते हैं। ये सारी की सारी चीजें मेंशन की जानी चाहिए जब भी आपका कोई प्लान आप ऑर्डर 7 में फाइल करते हैं। Where the suit is time barred, the ground upon which the exemption from the law of limitation is claimed। जैसे कि लिमिटेशन एक्ट के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि हर एक सूट को फाइल करने के लिए हमारे पास एक परिसीमा अधिनियम, जिसे मर्यादा अधिनियम भी कहा जाता है, वो है। तो सिविल सूट के लिए हर एक केस को फाइल करने के लिए कुछ लिमिटेशंस होते हैं, टाइम लिमिटेशंस होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको रोक दिया जाता है कि आप यहाँ एलिजिबल नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस केस को फाइल करने के लिए, और अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड है, जैसे मैंने पहले भी कहा है सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में इस तरह का एग्जाम्पशन मिल जाया करता है कि अगर आपके पास कोई ऐसे रीजंस हैं जो जेन्युइन है और जहां पर आप उस पर्टिकुलर केस को फाइल करने के पीछे कुछ ऐसे ग्राउंड्स आपके पास है जो कि कोर्ट कंसीडर करता है, तो यहाँ पर आपको सेक्शन 5 का एक अलग से एप्लीकेशन लगाना होगा और उसके साथ आप उस सूट को फाइल कर सकते हैं और अपने सारे ग्राउंड्स यहाँ आपको मेंशन करने होंगे कि क्यों उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या लिमिटेशन एक्ट के जो टाइमिंग्स दिए गए हैं उसके साथ इस केस को फाइल क्यों नहीं किया गया। एडमिशन ऑफ प्लांट, रूल नंबर 9, ऑर्डर 7, रूल नंबर 9। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है प्रवीण? यस मैम। फिर है एडमिशन ऑफ प्लांट। अब एडमिशन कब होगा? सभी को पता है कि सारे जितने भी नॉर्म्स हमने देखे हैं अगर वो सारे के सारे यहाँ पर फुलफिल किए गए हैं, इसी के साथ अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी कि 1999 में सीपीसी में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे कि विदाउट एफिडेविट ऑफ द प्लांटिव इवन वेरीफाइड विद द ऑथ ऑफिसर, अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं की गई हैं तो उस प्लांट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर 1999 के बाद एक और मेजर अमेंडमेंट हुआ था कि अगर यहाँ पर डिपेंडेंट जो प्लांट की कॉपी है उसे 1 कॉपी में 2 कॉपी होनी चाहिए, 2 कॉपी में ही आप फाइल करेंगे विद शपथ पत्र, जो कि वादी है उसके शपथ पत्र के साथ ही उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ फुलफिल किए जानी जरूरी है। हेडिंग एंड टाइटल्स, नेम ऑफ द कोर्ट। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर इन्होंने फॉर्मेट बताया है जिसमें कि आपका प्लांट अगर इस तरह से नहीं होता है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इवन प्रेजेंटेशन में ही उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसीलिए जरूरी कि सबसे पहले जैसे कि नेम ऑफ द कोर्ट सबसे ऊपर हाईलाइट होगा, व्यवहार न्यायाधीश, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश। कोर्ट का नाम, जज का नाम रेयर होता है, अदरवाइज आप यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश या द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश या जिला अतिरिक्त न्यायाधीश, इस तरह से मेंशन किया जाता है। फिर पार्टीज ऑफ द सूट, जो भी पार्टीज हैं वादी और प्रतिवादी उनका नाम मेंशन किया जाएगा, दोनों का नाम, एज, एड्रेस और जो भी उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए उन पार्टीज की जितनी भी चीज़ों को मेंशन किया जाना है, मेल फीमेल एवरीथिंग सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाएंगी। माइनर है तो माइनर के बारे में उसमें मेंशन किया जाएगा, उसका गार्जियन कौन है, अगर किस पार्ट पे केस फाइल किया जा रहा है, प्लांटिव एंड डिपेंडेंट की दोनों की पूरी प्रॉपर डिटेल्स उसमें मेंशन की जाएंगी, फादर्स नेम, एज, ईटीसी एवरीथिंग। टाइटल ऑफ द सूट, अब जैसे मैंने अभी कहा कि टाइटल की किस एक्ट में किस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ या ऑर्डर के साथ उस केस को फाइल किया जा रहा है। देखिए जनरली अगर कोई केस हम फाइल करते हैं तो वो हमेशा ऑर्डर 7 में, सिविल सूट हमेशा ऑर्डर 7 में फाइल किए जाते हैं। ऑर्डर 7(1) मेंशन किया जाएगा जो कि उस केस का टाइटल होगा, है ना, कि किस के, और उसके साथ अगर हम मान लीजिए कि कोई स्टे लगाते हैं, उसी के साथ हमने एक स्टे एप्लीकेशन भी लगाई है तो उसमें हम मेंशन करेंगे कि हमने किस चीज में उसे मेंशन किया है। इसी के साथ अगर हम लिमिटेशन एक्ट का एक एग्जम्पशन चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए भी एक एप्लीकेशन साथ में लगाएंगे, उसमें हम लिखेंगे कि लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 के साथ
हमने इसे पेश किया है। मीन्स यहाँ पर जब आपका जो टाइटल होता है सूट का, उस टाइटल को विद कोर्ट और जुरिसडिक्शन के साथ उसे प्रॉपर मेंशन किया जाना जरूरी है। बॉडी ऑफ द प्लांट, प्लांट में वो सारी चीजें डिस्क्राइब करना जरूरी है जिसके लिए पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स और मैटर्स रखे गए हैं, और उसे प्रॉपर इस तरह से फॉर्मल पार्ट इस तरह से प्रॉपर अलग अलग डिटेल में मेंशन किया जाएगा। जैसे द फॉर्मल पार्ट कंटेन्स द फॉलोइंग, अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेट और द कॉज ऑफ एक्शन, किस डेट को कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। फिर it is necessary for every plan to contain the date when the cause of action arose। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस पर्टिकुलर पार्ट से किस दिन से चीजें स्टार्ट हुई हैं, उसी के हिसाब से हम लिमिटेशन का जो पीरियड है उसे डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है सिविल सूट पर, तो जरूरी हो जाता है कि कॉज और एक्शन किस डेट में अराउज हुआ है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। उसी के बिहाफ पे कि भाई इस डेट को आपको मान लीजिए कि किसी संपत्ति से बेकब्जा किया गया है, तो किस दिन किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बोला था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि सेक्शन 5 में इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर हम पर हमें कोई केस फाइल करना है तो उसके लिए हमारे पास बहुत लंबा टाइम है। बट सेम चीज में अगर हमारी ऑनरशिप नहीं है और हमें किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी कब्जा कर दिया गया है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 में हमारे पास टाइम पीरियड लिमिट कम हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये टाइम जो है ये बहुत मैटर करता है, इसीलिए यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपकी खुद की ऑनरशिप है या किसी और की ऑनरशिप है, एज अ टेनेंट आप काम करते हैं, इन सारी चीजों को उसमें मेंशन किया जाना जरूरी है। द प्लान मस्ट स्टेट ऑल द फैक्ट्स शोइंग हाउ द कोर्ट हैज पेक्युलरी एंड द टेरिटरी जुरिसडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। आर्थिक रूप से क्या कोर्ट को जुरिसडिक्शन है उस केस को सुनने का, साथ ही उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार देखना बहुत जरूरी है कि उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड केस को वो सुन सकता है या नहीं। फिर statement regarding minorities respective character of the plaintiff, the reason why the plaintiff wants to claim exemptions under the law if the suit is entitled after the period of limitations. Substantial portion it should be shown in the plan that the defendant is interested in the subject matter and therefore must be called upon by the court. Then where the defendants are more than one and if each liability is not joint, then the individual liability of each and every defendant must be shown separately। अब मान लीजिए कि कोई आपका जो डिस्प्यूट से रिलेटेड केस है उसमें जो डिपेंडेंट है वो या तो एक है या एक से ज्यादा है। अब अगर एक से ज्यादा है तो यहाँ पर ये क्लियर करना जरूरी हो जाता है कि उन सभी लोगों को अलग अलग तरह से लायबल डिक्लेयर किया जाए कि उनकी खुद की पर्सनल इस केस में एज ए डिपेंडेंट क्या लायबिलिटीज हैं। ठीक, सेम चीज प्लांटिफ पर एप्लीकेबल हो गई कि अगर प्लांटिफ के ऊपर इस तरह से अलग अलग प्लांटिफ और उनके अलग अलग डिमांड है, अलग अलग नीड है, तो उस चीज को अलग अलग रिलीफ जो चाहिए उसे मेंशन किया जाना जरूरी है। रिलीफ मेजर पार्ट है आपके केस का, क्योंकि जब भी हम कोई केस फाइल करते हैं डेफिनेटली हमारा जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि हम कोर्ट से क्या रिलीफ चाहते हैं। अगर हम रिलीफ ही नहीं चाहते तो हम क्यों कोर्ट तक जाएंगे? सिंपल सी चीज है। अब जो रिलीफ हम चाहते हैं वो स्पेसिफिक, जब आप फर्स्ट पैरा से लेकर लास्ट पैरा तक पूरी स्टोरी उसमें मेंशन कर देते हैं, पूरे डिस्प्यूट्स उसमें मेंशन कर देते हैं। इस सारे डिस्प्यूट्स को मेंशन करने के बाद स्पेसिफिक आपको यहाँ मेंशन करना होगा कि आप कोर्ट से आप क्या रिलीफ चाहते हैं। जैसे अगर अमाउंट है तो उसका फिगर आप प्रॉपर वहाँ मेंशन करेंगे, अगर मेंटेनेंस है तो उसके बारे में आप क्लियर यहाँ मेंशन करेंगे, अगर डिवोर्स है तो उसके बारे में आप यहाँ मेंशन करेंगे, रिकवरी से रिलेटेड कोई केस है, चाहे पोजीशन से रिलेटेड है चाहे स्टे से रिलेटेड है। सिविल सूट में जो भी आपको रिलीफ चाहिए, यहाँ लास्ट में जो प्रेयर वाला पार्ट है मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर हमने पूरा का पूरा प्लान प्रॉपर मेंशन किया है, सारे नॉर्म्स कंडीशंस और जितनी भी रूल्स होते हैं उनके साथ किया है, बट अगर हमने रिलीफ उसमें मेंशन नहीं किया है, लास्ट में जो प्रेयर वाला पोर्शन होता है, तो उसे आपका कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। कोर्ट सबसे लास्ट में उनके लिए सबसे मैटर है कि आपने कोर्ट से स्पेसिफिक रिलीफ मांगा है या इस पर, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं
Every plant must state specific the kinds of the relief asked for, be it is with the form the damages, जैसे कि specific performance और injunction और damage और any other kind of, जो भी आपका रिलीफ है वो यहाँ स्पेसिफिक होना चाहिए कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, वो इंजंक्शन का है, वो डैमेज का है, वो पोजीशन का है, वो आपका ये मॉर्गेज का है, जिससे भी रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ मेंशन की जाएं। सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पर सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन के साथ हमेशा मेंशन करिएगा अमेंडमेंट 1999 कि अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के बाद ये जरूरी हो जाता है, और इसी के साथ कि आपके जो ऑथ ऑफिसर हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर होना, जैसे होता है ना नोटरी कराई जाती है तो हर एक एफिडेविट की नोटरी कराई जाती है और उनका सिग्नेचर जरूरी होता है, उसके बगैर आपका जो सूट है वो फाइल नहीं किया जा सकता है। अब इसमें कुछ केस लॉज आप लोग मेंशन कर लीजिए। इसमें केस का नाम लिखिएगा गोपाल कृष्ण पिल्लई वर्सेस मीनाक्षी, AIR 1967। फिर अंबिका प्रसाद वर्सेस शिवशंकर, AIR 1963। और एक चीज इसमें और मेंशन की करिए 711 ऑर्डर 7 रूल 11, जो कि आपका जिस चीज से रिलेटेड हो, इसका केस लिखिए पहले तो आप लोग, हरदारी लाल वर्सेस कंवल सिंह। देखिए जब भी कोई कोर्ट में सूट फाइल किया जाता है डिपेंडेंट की तरफ से सबसे पहला जो आंसर आता है मींस WS के साथ अक्सर एक एप्लीकेशन लगा दी जाती है, वो होती है 711 की। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना होता है कि केस चलने के लिए लायक ही नहीं है, इस केस को एक्सेप्ट नहीं किया जाए। तो 711 होता है हमारा आदेश 7 नियम 11, वो होता है वादों को अस्वीकार किया जाना। अस्वीकार किया जाना इन द सेंस कि जब कोर्ट किसी चीज को अस्वीकार करती है तो क्या ग्राउंड्स होंगे, तो कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं, आप लोगों को तुरंत रिकॉल होनी चाहिए चीजें कि हमारा सेक्शन 10 और 11 हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर सेक्शन 10 और 11 में जो चीजें मेंशन की गई है उसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जिसके कारण वो अगर फुलफिल नहीं की जाती है तो कोर्ट उस केस को एक्सेप्ट नहीं करता है। डिपेंडेंट हमेशा ये चाहेगा कि जो प्लांटिफ ने केस फाइल किया है वो एक्सेप्ट न किया जाए। तो जब WS दिया जाता है तो कई बार WS के साथ 711 लगाया जाता है कि यहाँ पर डिपेंडेंट कुछ ऐसे ग्राउंड्स शो करता है कि इन ग्राउंड्स के कारण इस केस को नहीं चलाया जाना चाहिए या कोर्ट को उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो 711 होता है वो सबसे ज्यादा सिविल सूट में सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली एप्लीकेशन होती है कि मैंने 7-1 में दावा लगाया, प्लेंटिफ ने 711 मेरे अगेंस्ट लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसका ये मानना है कि ये जो केस है ये चलने लायक नहीं है, चलने योग्य नहीं है, तो इस केस को एक्सेप्ट नहीं किया जाए और इसे यहीं पर खारिज कर दिया जाए। मतलब कि उसमें एविडेंस वाला या जो भी नॉर्मल प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया ही ना जाए। तो 711 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, ये आपका ऑर्डर है। ऑर्डर 7 का सेक्शन ऑर्डर 7 का रूल 11 मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जिसमें कि केस को लौटा दिया जाना या अस्वीकार किया जाना होता है। इसके केस लॉज लिख लीजिए और 2-3। 12 आपने लिखा हरद्वारी लाल वर्सेस कंवल सिंह। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि कई बार अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का जो क्लेम किया है अगर उसे कम किया है और अगर आपने कोर्ट फीस कम लगाई है तो उस कारण भी केस अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जो बात है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी के अलावा अगर आपने उस केस में जो आपका कॉज ऑफ एक्शन है वो सही नहीं है, आपने सब्जेक्ट मैटर गलत लिया है, डिपेंडेंट गलत है, कई ऐसी छोटी छोटी चीजें भी होती हैं जिसके कारण 711 लगा दिया जाता है और उसमें ये ग्राउंड बना दिया जाता है कि इस कारण से ये केस चलने लायक नहीं है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाए। एक और केस इसमें लिखना चरण दास वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। AIR 2019।
और सबसे ज़्यादा 7-11 लगाया जाता है और सबसे ज़्यादा ये ऐसा एप्लीकेशन है जिसको कि डिसाइड होने में कई साल भी लग जाते हैं। मतलब कि सिविल सूट में जब हम सुनते हैं ना कि सिविल सूट इतने लंबे क्यों चलते हैं, तो सबसे पहले चीज़ें ही यहाँ से स्टार्ट होती हैं कि मैंने कोई प्रॉपर्टी के लिए केस फाइल किया, सामने वाले ने 7-11 लगाया, अब उसके डिसाइड होने में टाइम लगेगा क्योंकि मुझे उसका आंसर करना है। अब प्लेंटिफ उसका आंसर करेगा, उसके बाद होता है कि कई बार तो उसी पर एविडेंस भी चला दिए जाते हैं कि भाई पहले 7-11 डिसाइड होगा, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसके बाद आपका इश्यूज पे चीज़ें आएंगी, वाद निश्चित किए जाएंगे, जो विवादक होते हैं वो निश्चित किए जाएंगे। एक और केस इसमें लिखना, MAEK वर्मा वर्सेस रामजी राव, MAEK वर्सेस रामजी राव, 2009 का ये केस है। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी आपका जो ऑर्डर 7 है, 7 के 14 से लेकर 18 तक जो डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड चीज़ें मेंशन की गई हैं कि यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप उसकी प्रॉपर एक लिस्टिंग होना और एक जो आपका स्टेज होता है केसेस का, उस स्टेज में एक स्टेज ये आता है कि जहाँ पर आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करने हैं और उन्हें एग्जीबिट कराने होते हैं। तो वहाँ पर उस टाइम पर आपने जिन जिन चीज़ों के लिए ये बोला गया है कि वो सारी चीज़ें आपके पास हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल हैं, नहीं हैं, उन सब की लिस्टिंग करके उसके बारे में इवन साक्ष्य की एक सूची होती है कि इतने डॉक्यूमेंट्स हम पेश करेंगे और उसी के साथ एक लिस्ट दी जाती है एविडेंस की, विटनेसेस की, कि इन विटनेस के एविडेंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर 7 सभी लोग आज पढ़ेंगे, जिसको भी समझ नहीं आएगा कल आप लोग मुझसे पूछेंगे।